अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। ये नावल है तुम्हें अपना बनाने का जुनून बाय मलीशा राना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आगे की एपिसोड को भी मैं बेहतरीन तरीके से वॉइस ओवर कर सकूं। अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस एपिसोड भी वॉइस ओवर के साथ हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप चाहते हैं कि पिछली एपिसोड भी वॉइस ओवर के साथ हों। तो आगे बढ़ते हैं। क्या ये तलाक वाली बात भी सुन चुका है? हया ने दरकते दिल के साथ सोचा। रात की इसकी जनूनियत से भरी बातें उसे याद आई थी। हैज़ल रब दांतों तले दबाए सीधी होकर बैठी। हाँ हया बीबी, आपकी जो छोटी छोटी शर्ट्स हैं वो उसे आ जाएंगी, पूरी आ जाएंगी। हया की गोरी पर इसके अल्फाज मुंह में रह गए। मेरा मतलब था वो बीबी जी। रेहाना कसियानी सी हंसी। ठीक ही तो कह रही है रेहाना, उसे घूर क्यों रही हो? शावेज ने करीब आते हयात से कहा, जो सुबह से भी ज़्यादा बेढंगे हुलिये में मौजूद थी। बालों को जूड़े में लपेटे वो वाइट खुले से ट्राउज़र के साथ हाफ टी शर्ट जो कि एक कंधे से नीचे ढलकी हुई थी पहने हुए थी। क्यों ये फरीज़ा सिर्फ आप ही सरअंजाम दे सकते हैं? वो शावेज के घूरने पर चोट करती बोली, जो अभी भी उसे सर्द नज़रों से घूरता हया के मासूम से दिल को डरा रहा था। वो शावेज की इन्हीं सुर्ख आंखों से तो खौफ खाए बैठी थी जो बचपन से लेकर अब तक उसे ऐसे ही घूरती थी। हया के जवाब पर शावेज ने माथे पर बल डाले उसे पहले से भी ज़्यादा सुर्ख आंखों से घूरा। हया ने गुस्से से वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा था। वैसे भी वो इसकी रात वाली जुनूनी बातें और जुनूनी लम्स की सकत नहीं रखती थी, इसलिए इसने खामोशी में ही अपनी आफियत जानी थी। जबकि शावेज उसे बाजू से पकड़े अपने मुकाबिल कर गया। यहाँ से हिलना मत। शावेज ने उसे एक और सर्द गुड़ी से नवाजते इसकी बाजू पर से अपनी गिरफ्त छोड़ी। रेहाना, ये तमाम ड्रेसेस हया के कबर्ड में सेट कर दो और इसके तमाम पुराने ड्रेसेस तुम बाहर फेंकवा दो, क्योंकि वो इस काबिल भी नहीं कि किसी को दिए जा सकें। शावेज ने संजीदगी से रेहाना को हुक्म दिया। जी सर। रेहाना ने दांतों की नुमाइश करते हया को देखा, जो खामोशी से लाल टमाटर चेहरा लिए खड़ी थी। हया का चेहरा उसे मज़ा दे गया था। कोई तो था जिसके सामने हया बोल नहीं सकती थी। वो अपनी हंसी दबाती तमाम शॉपिंग बैग्स लिए वहाँ से चल दी। हैज़ल शावेज को सलाम करती वहाँ से रफू चक्कर हुई। हया का गुरेज और शावेज की मोहब्बत को कबूल ना करना उसे किसी हद तक ठीक भी लगा था। अभी जितने गुस्से में वो था, हैज़ल को खुद की जान निकलती महसूस हो रही थी। साथ में उसे हया पर तरस भी आया, जिसकी जान इस हिटलर के चुंगल में बुरी तरह फंस चुकी थी। दोनों भाई ही एक जैसे ही हैं, यानी पागल। हैज़ल ने जाज़म का तस्वर करते खौफ से जर्जरी लेते अपने कमरे का रुख किया। हया ने गुस्से से हैज़ल की पुश्त को घूरा, जो उसे इस हिटलर के पास अकेला छोड़कर चली गई थी। इससे पहले कि वह हैज़ल की तकलीद करती, इसके पीछे जाती, शावेज ने इसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब किया। मेरे भेजे हुए ड्रेसेस और फूल तुम कैसे इतनी आसानी से बाहर फेंकवा सकती हो? शावेज ने शिकवे बड़े लहजे में पूछा। उसे बहुत महसूस हुई थी ये बात। कैसे हया इसकी इतनी मोहब्बत से लाए फूलों और कपड़ों को बाहर फेंकने को कह सकती थी? क्योंकि आप मुझे मजबूर कर रहे हैं वो करने को जो मैं करना नहीं चाहती। हया ने नज़रें झुकाए जवाब दिया। वो इसकी कमर में हाथ डाले उसे खुद के बेहद करीब किए बहुत गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। तुम्हारे मुंह से निकला तलाक का लफ्ज़ बहुत अजियत देता है मुझे, बहुत तकलीफ़ पहुंचती है मुझे, मगर यकीन मानो अगर मेरी वजह से कभी तुम्हें तकलीफ़ हुई तो ये बात मुझे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाएगी। शावेज ने बर्फ़ से लहजे में कहते इसका मुंह दबोच कर ऊपर करते उसे बहुत कुछ जताया। शावेज, मुझे दर्द हो रहा है। हया ने भीगी आंखों से इसकी दी हुई धमकी सुनते इसका हाथ झटका। इसकी भीगी आंखें देख वो नरम पड़ा था। प्यार करता हूँ तुमसे, जान से बढ़कर अजीज़ हो मुझे। नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई तुम पर एक नज़र भी डाले। शावेज ने गंभीर आवाज़ में कहते शिद्दत से उसे अपने साथ अपने सीने से लिपटाया। मुझे मजबूर मत करो हया, मैं तुम्हें हर्ट करूँ। इसने इल्तिजाइया लहजे में कहते हया को खुद से अलग किया। मेरी तुमसे बस एक ही डिमांड होगी, सिर्फ मेरी रहो, मेरे अलावा तुम्हें और कोई ना देखे। सांसों से भी ज़्यादा मेरे करीब रहो। वादा करता हूँ इससे ना कम ना कभी ज़्यादा की डिमांड करूँगा।
شاویز نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنی پرحدت لب رکھے۔ حیا سرخ چہرے کے ساتھ اس سے دور ہوئی کہ کہیں اس کی گستاخیاں بڑھ نہ جائیں۔ اس سے زیادہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ اس نے غصے سے شاویز کو دیکھتے سوچا، تم شاہ ویلا سے باہر صرف میرے لائے گئے ڈریس ہی پہن کر جا سکتی ہو۔ اب چاہے تم انہیں پہننے کا فیصلہ کر لو، چاہے 1 ماہ بعد یا پھر 1 سال بعد، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر یاد رکھنا انہیں پہنے بغیر تم باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ وہ سنجیدہ آواز میں حکم دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے پوشن میں داخل ہوا ہی تھا کہ لان میں جازم کو بیٹھے دیکھ ٹھٹک کر رکا۔ جازم اور مشائم لان میں چیئرز پر بیٹھے آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ جازم شاویز کو دیکھ کر اپنی چیئر سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا جو لان کے وسط میں ہی ساکت سا کھڑا تھا۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ اس نے آگے بڑھ کر شاویز کو دیکھتے پوچھا جو چہرے پر بے انتہا غصہ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون بھائی؟ مجھے تو نہیں لگتا تمہارا کوئی بھائی بھی ہے۔ شاویز نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے نظریں غصے سے پھیری۔ یہ ٹھیک ہے بھائی، ہاتھ بھی آپ مجھ پر اٹھائیں اور ناراض بھی خود ہی ہو جائیں۔ اس نے شاویز کو دیکھتے سنجیدگی سے شکوہ کیا، اسی بات سے تو مجھے احساس ہوا تم اب بڑے ہو چکے ہو۔ میرا تم پر کوئی حق نہیں رہا۔ تم وہ جازم نہیں ہو جسے بچپن میں میں ڈانٹ دیتا تھا، یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ اب آپ ایسے تو نہ کہیں بھائی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے بڑے صرف آپ ہیں، آپ سے زیادہ جازم شاہ کسی کو اہمیت نہیں دیتا۔ شاویز کی بات اس کے دل پر لگی تھی۔ شاویز شاہ سے بھی زیادہ اس کے لیے کوئی اہم ہو سکتا تھا کیا؟ شاویز کے آگے بڑھتے قدم اس کے بات پر رکے تھے۔ اچھا تو ایسی بات ہے، بچپن میں جس جازم کو میں کچھ بھی کہتا تھا وہ ہمیشہ خود آ کر مجھ سے سوری کرتا تھا۔ میں نے کتنی کالز کی تمہیں، ایک کال بھی نہیں اٹھائی تم نے۔ اس نے پلٹتے جازم کو گھورا۔ جازم نظریں جھکائے گردن پر ہاتھ پھیرتا مسکرا کر رہ گیا۔ یہی تو دیکھنا چاہتا تھا میں، میرے بھائی کو میری کتنی فکر ہے، وہ مجھے تھپڑ مار کر خود کتنے سکون میں ہے۔ اس نے گہری مسکراہٹ سے کہا تو شاویز کے لب بھی مسکرائے۔ اس نے آگے بڑھ کر جازم کو گلے لگایا۔ آئندہ غلطی سے بھی میرا فون کاٹا یا پھر میرا فون نہیں اٹھایا تو اگلا تھپڑ تمہارے فلیٹ پر آ کر تمہیں لگاؤں گا۔ اس نے جازم سے الگ ہوتے دھمکی دی۔ اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر اسے ڈیر و سکون ملا تھا۔ بھائی ایسے تو مت بولیں، آپ کا ہاتھ کافی بھاری ہے، کتنے ہی دنوں تک میرے گال میں درد ہوتا رہا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے شرارتی لہجے میں کہا۔ بہت زور سے لگا تھا تھپڑ؟ شاویز نے اپنی مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ جی۔ جازم اپنی گال پر ہاتھ رکھتا مسکرایا تو شاویز نے آگے بڑھ کر اسے پھر سے گلے لگایا۔ یہ ٹھیک ہے، آج جازم بھائی کو میں نے بلایا یہاں پر، لیکن مجھے کوئی کریڈٹ نہیں دے رہا۔ مشائم نے دور کھڑے منہ پھلا کر ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو اس کی ذات کو یکسر اگنور کیے ہوئے تھے۔ اس کے منہ پھلانے پر وہ دونوں مسکرا اٹھے۔ جانتے تھے وہ اپنی بہن کو جو ان دونوں کی محبت سے بہت جیلس ہوتی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جازم تمہارے کہنے پر ادھر آیا ہے؟ شاویز نے مشائم سے آئی برو اچکائے پوچھا۔ جی بھائی، میں نے انہیں اپنی قسم دی تو بھاگے چلے آئے، اور اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جازم بھائی کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہوں۔ مشائم نے اتراتے ہوئے شاویز کو جتایا۔ تم صرف جازم کی زندگی میں ہی نہیں، میری زندگی میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہو۔ شاویز نے آگے بڑھ کر مشائم کے سر پر ہاتھ رکھا، اور یہ سچ بھی تھا، مشائم اسے واقعی بہت عزیز تھی۔ وہ کبھی جازم اور اس میں فرق نہ کر سکا۔ مشائم نے تفکر سے مسکراتے شاویز کو دیکھا۔ بھائی آپ کا غصہ بہت خطرناک ہے، اب وعدہ کریں چاہے کوئی بھی غلطی ہو جائے مجھ سے، آپ کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ مشائم نے شاویز کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے اسے اپنی قسم دی۔ کیا بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا کبھی تم پر ہاتھ اٹھانے کا۔ جس دن ایسا ہوا میں وعدہ کرتا ہوں اس ہاتھ کو بہت بری سزا دوں گا۔ شاویز نے سرعت سے اپنا ہاتھ کھینچتے مشائم کو اپنے سینے سے لگایا۔ اسے مشائم کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ بھلا کبھی کوئی بھائی بھی اپنی بہن پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟
भाई, जिस दिन आपने हया पर हाथ उठाया था, मैं इस दिन आपसे बहुत डर गई थी। मैं जब सोचती हूँ क्या हया को वो 2 थप्पड़ आज भी याद होंगे, तो पता है मेरा दिल कहता है कि हया को लाजमी वो 2 थप्पड़ अभी तक याद होंगे। तभी तो वो आपसे इतना डरती है। सच में भाई, आपके थप्पड़ों के निशान हफ्तों तक इसके गाल पर से नहीं गए थे। वो सबसे छुपाती फिरती थी अपना चेहरा। मुशाइम ने फिर से हंसते हुए बरसों पहले का किस्सा सुनाया। शावेज ने लब बिछ के वो वाकया याद किया, कैसे हया रोती हुई वहाँ से गई थी। उसे पहली दफ़ा हया को थप्पड़ मारने पर अफसोस हुआ। इस बात का भी एहसास हुआ कि वो आज भी इसके थप्पड़ दिल से लगाए बैठी है। मुशाइम हंसती हुई घर के अंदर चली गई। वो गहरा सांस भरता जाज़म की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हो? इसने मुशाइम के जाने के बाद जाज़म के उतरे हुए चेहरे को देखते पूछा। डाइटिंग कर रहा हूँ, शायद इसलिए लग रहा है आपको। जाज़म ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते नज़रें सरस से फेरी। वो जानता था शावेज की ज़िरिक निगाहों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह सकता था। इसने अगर ये सवाल किया है तो यकीनन किसी वजह से किया है। शावेज ने आगे बढ़कर जाज़म के दाएं बाजू पर सख्ती से अपना हाथ बढ़ाया तो जाज़म के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमायां हुए। क्या हुआ तुम्हें जाज़म? शावेज ने संजीदा निगाहों से पूछा। जाज़म के गले मिलते इसके दाएं बाजू पर शावेज का हाथ लगने से इसके चेहरे पर उठता दर्द शावेज की नज़रों से पोशीदा न रह सका। कुछ नहीं भाई, क्या होना है मुझे? जाज़म मुस्कुराता हुआ बोला। शावेज ने इसकी कलाई पकड़कर इसकी शर्ट के बाजू के बटन खोले तो जाज़म ने सरस से अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन शावेज की गूड़ी पर वो बेबसी से उसे देखता रह गया, जो लब बिछ के इसकी शर्ट का बाजू ऊपर की तरफ फोल्ड कर रहा था। इसके बाजू पर बैंडिश देख शावेज ने बुरी तरह अपना लब कुचला। कैसे हुआ ये सब? शावेज ने सर्द अंदाज में पूछा। भाई वो जाज़म, मेरी बात सुनो, मुझसे कुछ मत छुपाना। हकीकत क्या है मैं पता लगवा लूँगा, मगर फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। वो शावेज के अंदाज पर मुस्कुरा कर रह गया, जो आज भी उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। वो बचपन में भी उसे इससे बातें खुलवाने के लिए ऐसी ही धमकी देता था। जाज़म ने गहरा सांस लेते उसे सारी बात बताई, मगर हैज़त से रिलेटेड कुछ नहीं बताया था। जाज़म ने बात घुमा फिरा कर बताई थी कि मलक एहसान ने किसी टेंडर की वजह से इस पर गोली चलवाई है। शावेज जैसे जैसे सुनता जा रहा था, इसकी आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। इसने अपनी मुट्ठियां भींचते अपने इत्तशाल पर काबू पाया था। ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया तुमने? शावेज ने सुर्ख आंखें जाज़म शाह पर गाड़ी। भाई, मैंने सोचा। क्या सोचा तुमने? आखिर तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो जाज़म की बात काटता चिल्लाया। इसलिए नहीं बताया आपको, ऐसे ही अग्रेसिव हो जाते आप। इसने शावेज को शदीद गुस्से में देख आहिस्तगी से कहते गहरा सांस लिया। वो शावेज को परेशान नहीं करना चाहता था, ना ही अपनी वजह से उसे किसी भी परेशानी में डालना चाहता था। मलक एहसान एक इंतहाई बीमार जहनीत का मालिक था। बिजनेस की आड़ में बहुत से नाजायज़ धंधों में भी मुलव्विस था। जाज़म को ये बात अभी पता चली थी जब इसने मलक एहसान के मुतालिक तहकीक करवाई थी। इससे भिड़ना आसान हरगिज़ नहीं था। हाँ तो क्या नहीं होना चाहिए मुझे अग्रेसिव? भाई हो तुम मेरे, अगर ये गोली मुझे लगती तो क्या करते तुम? क्या तुम ना होते अग्रेसिव? शावेज ने गुस्से से अपने बाल जकड़े। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था इससे जुड़े रिश्तों को कोई ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाए। इसकी माँ आयरा, जिससे वो शदीद मोहब्बत करता था, जाज़म इसी की आखिरी निशानी थी। इसके भाई जाज़म को कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता था? इस मलक एहसान को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम देखते जाओ इस पर मैं क्या क्या केस बनवाता हूँ। पहले भी जेल में गया था, ये अब की बार खून के केस में जाएगा। शावेज गुस्से से चिल्लाया। जाज़म, तुम कहीं भी गार्ड्स के बगैर नहीं जाओगे। इसने जाज़म को तशवीशी अंदाज में हुक्म दिया। जी भाई, जैसा आप कहें। जाज़म ने मुस्कुराते हुए तसाब में सर हिलाया। कोई तो था जो इससे मोहब्बत करता था। ये सोचकर वो अंदर तक पुरसुकून हो गया। उसे लगता था आयज़ा के बाद कोई इससे मोहब्बत नहीं करता। अब्बास शाह तो सिर्फ वो साइमा का शोहर मानता था। अब से तुम यहीं रहोगे। शावेज ने अगला हुक्म दिया। भाई, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मगर यहाँ पर नहीं रहूँगा। आपको मेरी कसम है, मुझे मजबूर नहीं करेंगे आप। जाज़म ने जल्दी से उसे अपनी कसम दी। वो साइमा की शक्ल नहीं देखना चाहता था। वो
ऐसा ही था, जिससे नफ़रत हो हद से ज़्यादा और जिससे मोहब्बत करता था इसके लिए हर हद से गुज़र जाने वाला था। वो डिप्लोमेसी मसलिहत के तख्त उसे खामोश हो जाना नहीं आता था। भाई प्लीज़ अब मुझे इजाज़त दे, मैं चलता हूँ। इसके चेहरे पर यकदम संजीदगी ने अहाता किया था। अंदर नहीं आओगे, दादी जान से भी नहीं मिलोगे और बाबा जान इनसे भी मिल लो। शावेज़ के पूछने पर इसने गहरी सांस भरी। चलता हूँ भाई। इसने आगे बढ़कर शावेज़ को गले लगाया और तेज तेज कदम उठाता कार पोरिच की तरफ बढ़ा। शावेज़ बेबसी से उसे जाता देख रहा था। वो इसका जितना भी एहतराम कर लेता, लेकिन कुछ मामलात में वो बहुत ज़िद्दी था। अपनी ज़िद के आगे वो किसी की नहीं सुनता था। वो कार पोरिच में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि उसे हैज़ल की गाड़ी अंदर आती दिखाई दी। इसने पिचकते अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र दुराई, जहाँ रात के 10 बज रहे थे। ये इस टाइम बाहर क्या करने गई थी? जाज़म ने अचनबे से सोचा, क्योंकि वो जब आया था हैज़ल की गाड़ी कार पोरिच में ही खड़ी थी। वो अपनी गाड़ी से निकलती आगे बढ़ी ही थी कि अपने सामने खड़े जाज़म को देखकर वो शॉक्ड रह गई। वो इस दिन के बाद ऑफिस नहीं गई थी। आज तकरीबन तीसरा दिन था। वो इस दिन जाज़म के एक्सट्रीम रिएक्शन से बहुत डर गई थी। ऑफिस जाने का सोच कर ही उसे अपने रूह बदन से अलग होती महसूस हुई। आज अब्बास शाह भी इस ऑफिस न जाने की बाबत दरियाफ्त कर रहे थे। इसने इन्हें अपनी तबीयत की ख़राबी का बहाना बनाकर टाला था। जाज़म ने सख्ती से मना किया था कि वो घर में किसी को नहीं बताएगी, ख़ास तौर पर शावेज़ को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि उसे गोली लगी है। जाज़म को देखकर इसने बेसाख्तगी में 2 कदम पीछे लिए। फ़क्र-रंगियत के साथ इसने जाज़म को देखा, जो संजीदा चेहरे के साथ बहुत गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। कहाँ से आ रही हो तुम इस टाइम? इसने एक बार फिर से अपनी कलाई पर बंदी घड़ी पर नज़रें जमाए हैज़ल को कड़े तेवरों से घूरते पूछा। इसके चेहरे पर साफ लिखा था, हैज़ल का इस टाइम बाहर से आना उसे पसंद नहीं आया। वो बुरहान का नाम लेते हुए रुकी। वो इतने दिनों से ऑफिस नहीं जा रही थी, तो बुरहान ने आज उसे और हया को डिनर पर इनवाइट किया था। हया तो शावेज़ की वजह से जा ना सकी, लेकिन वो बुरहान के बेहद इसरार पर चली गई। ये पहली दफ़ा ही था जो इतने लेट हो गई थी, और आज ही इसका जल्लाद से सामना हो गया था। वो अपनी दोस्त के साथ डिनर करने गई थी। हैज़ल ने जल्दी से झूठ बोला। वो जाज़म को बुरहान के मुतल्लिक ना बता सकी कि क्या पता वो कब भड़क उठे। जाज़म इसके लबों से निकले बरहा लफ्ज़ पर अभी तक गौर किए हुए था। बरहा यानी बुरहान। वो नज़रें झुकाए ज़ेरे लब ये नाम दोहराता इस्तज़ाइया अंदाज में हंसा। यकदम दिल में शोले से भड़कते महसूस हुए उसे। सीने में आग का अलाव जलता महसूस हुआ। अगर इस वक्त वो सच में किसी गैर मर्द के साथ थी, तो यकीनन आज बहुत बड़ा तूफ़ान उठने वाला था। वही तूफ़ान उसे अपने अंदर उठता महसूस हो रहा था। हैज़ल को शोले बार खून उतरी आंखों से घूरता वो उसे ये बाजू से पकड़ अपने मुकाबिल कर गया। हैज़ल नीली आंखों में हैरानगी लिए जाज़म को देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? जो पूछा है इसका जवाब दो। किस दोस्त के साथ गई थी? इसने हैज़ल के बाजू को अपनी आहनी गिरफ्त में दबोचे झटके से उसे खुद के करीब किया। वो इसके सीने से टकराते टकराते बची थी। हैज़ल के होंठ इसकी थोड़ी को टच होते होते रह गए। हैज़ल का रंग अहानत के एहसास से सुर्ख पड़ा। वो इससे क्या चाहता है, वो आज तक समझ नहीं पाई थी। वो इसका कज़न था, इसके अलावा ऐसा कोई रिश्ता ना था इनमें कि वो इस पर यूं हक जताता। वो हैरत से जाज़म की खून उतरी आंखों में देखती सोच रही थी कि वो क्यों इससे ये सवाल कर रहा है। यहाँ ना वो इसका बॉस था और ना ही इसकी एम्प्लॉय थी। उसे क्या मसला था? वो कहीं भी इसके साथ जाती इसकी भला क्यों इससे ये सवाल कर रहा है? यहाँ ना वो इसका बॉस था और ना ही इसकी एम्प्लॉय थी। उसे क्या मसला था? वो कहीं भी किसी के भी साथ जाती इसकी बला से। आखिर ये इंसान इससे चाहता क्या था? जाज़म की कान सी बरोन आँखों में हैज़ल ने तहयीर से देखा। जहाँ एक जुनून था, अजीब सी वहशत टपक रही थी, जिसे देख हैज़ल ने खौफ से जर्जरी ली। सर, यहाँ आप मेरे बॉस नहीं हैं, तो किस हक़ से आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? मैं जहाँ भी गई थी अपनी आने की इजाज़त से गई थी। हैज़ल ने खुद को पूरी कुव्वत से इसकी गिरफ्त से छुड़वाया।
اور غصے سے آگے کو بڑھی۔ جازم نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے کر اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ اب کی بار اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ہیزل کو اپنی کلائی ٹوٹی محسوس ہوئی۔ ڈونٹ بی اسمارٹ ہیزل، آئی نیڈ آنسر ٹو مائی کوسچن۔ کس دوست کے ساتھ تھی تم؟ جازم نے اپنی گرفت مزید سخت کرتے دوبارہ سے سوال داغا۔ جازم کو اپنا دل آندھیوں کی زرد میں محسوس ہوا تھا۔ اگر ہیزل کا جواب اس کی توقع کے مطابق ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ جو وہ سوچ رہا ہے وہ سچ ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا یہ اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ مسلسل ہیزل کے لبوں پر نظر تھی۔ اس کی دل کی دھڑکن گھڑی کی سوئیوں کی مانند ٹک ٹک کرتی اسے اپنے کانوں میں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنی دوست بریرہ کے ساتھ تھی، وہ آج ہی ترکی سے آئی ہے۔ ہیزل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جھوٹ بولا۔ اسے آج جازم شاہ سے نہیں بلکہ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت سے خوف محسوس ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہیزل کو محسوس ہوا جازم کی آنکھیں اس کا سچ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ جازم شاہ کی گرفت اس کی کلائی پر ڈھیلی ہوئی اور آنکھیں ٹھہرے سمندر کی طرح پرسکون۔ آفس کیوں نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی کلائی چھڑواتی وہ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتا ایک اور سوال پوچھ بیٹھا، مگر اس بار لہجہ بہت نرم تھا۔ نہیں نہیں، یہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا جلاد مجھ سے اس لہجے میں بھی بات کر سکتا ہے؟ ہیزل اس کا نرم لہجہ محسوس کرتی بے یقین ہوئی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس نے پھر سے جھوٹ بولا۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کے خوف سے آفس نہیں آ رہی۔ اس نے لب کاٹتے جازم شاہ کو دیکھا جو اس کے لبوں پر ہی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ ہیزل نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے جازم کی برون آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہرائی لیے ہوتی تھیں۔ ان نظروں میں سلگتے آنچ دیتے جذبات ہوتے تھے جو جازم کے دل کی دیواروں سے ٹکراتے واپس لوٹ آتے تھے۔ جازم شاہ کا سرد رویہ کبھی انہیں دل میں داخل ہی نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ اس کا یہ عمل دیکھتا گہرا مسکرا کر رہ گیا۔ ہیزل کو آج کا دوسرا صدمہ یہ ملا تھا کہ پہلے جلاد کا نرم لہجہ اور اب اس کا یوں مسکرانا۔ ہیزل نے اپنی آنکھیں حیرت و استعجاب سے 2-3 بار جھپکی جبکہ وہ کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ وہ اس کی حرکتیں دیکھتا محظوظ ہوتا مسکراتا جا رہا تھا۔ یہ تو کوئی معصوم سی پری ہے۔ دل نے اس کی اس بات پر یقین کیا تھا۔ وہ جازم سے اپنی کلائی چھڑواتی اس سے دور ہوئی اور اپنے پورشن کی طرف جانے کے لیے پلٹی۔ یکدم وہ رکی تھی۔ آپ کا زخم کیسا ہے؟ ہیزل نے پلٹتے پوچھا۔ جلاد کے نرم لہجے نے اس کے اندر بات کرنے کا حوصلہ پیدا کیا، اس لیے وہ دل میں مچلتا سوال بے ساختگی میں پوچھ بیٹھی۔ کتنا خون بہہ رہا تھا جازم کا؟ گھر آ کر بھی اس کا بل بل بہتا خون بھولی نہیں تھی وہ۔ بڑی جلدی خیال نہیں آ گیا؟ اس کے ہونٹوں پر وہی استہزائیہ مسکراہٹ اور چہرے پہ وہی سرد مہری دوبارہ سے برقرار ہو چکی تھی۔ آج 3 دن بعد وہ اس سے اس کے زخم کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ یہ بات جازم شاہ کو بہت چبھی تھی۔ کل آفس ٹائم پر آ جانا، اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ مزید تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اپنی گاڑی میں بیٹھ چلا گیا۔ ہیزل اس کے جانے کے بعد اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتی اپنے پورشن کی طرف چل دی۔